नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर अकेडमी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभिषेक सुंदरा सर आपका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से राजस्थान की कला संस्कृति में प्रश्नोत्तरी जो चल रही थी, प्रश्नोत्तरी का जो आज भाग है, भाग नंबर 15वां भाग, 15वें भाग का पहला प्रश्न देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या कहता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मित्र देखिएगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिएगा यह एक महिला प्रधान नृत्य है क्या, कच्ची घोड़ी नृत्य महिला प्रधान नृत्य है क्या, नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ था, ये सही है। फिर है तीसरा, विशेषतः विवाह के अवसर पर ये किया जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। और चौथा जो ऑप्शन है यह है कि यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये यहाँ पर ये गलत है। फिर से देखिएगा कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर सत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है, जिसका जो राइट आंसर जो होगा कि ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। और जो तीसरा ऑप्शन वो भी सही है कि विवाह के अवसर पर इसे किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें देखिएगा क्या पहले में है, पहला और तीसरा क्या सही है क्या, नहीं है। फिर देखिएगा दूसरा और तीसरा सही है क्या, सही है। तीसरा और चौथा गलत है और पहला और तीसरा ये भी गलत है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो 2, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही संदर्भ में यानी कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बता रहा है। देखिएगा कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वैसे ये डीडवाना, परबतसर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और अगर बात की जाए कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो मित्रों याद रखिएगा कि यह एक वीर प्रधान नृत्य है, वीर प्रधान नृत्य है। और कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर युद्ध जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलती है, यानी यूं कहें कि ये एक युद्ध जैसा नृत्य है जिसमें नकली तलवारों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि नकली तलवारों का प्रयोग किस नृत्य के अंदर किया जाता है, वो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा कि कच्ची घोड़ी की ओर अगर बात की जाए तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो पैटर्न पद्धति पर आधारित है। मित्रों याद रखिएगा कि कौन सा नृत्य पैटर्न पद्धति पर आधारित है, तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो पैटर्न पद्धति पर आधारित है। इसमें 4 पुरुषों की 2 पंक्तियां होती है। मित्रों याद रखिएगा कि कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर 2 पंक्तियां होती है, जिसमें 4 पुरुषों की 2 पंक्तियां होती है। और ये जो नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य में फूल की पंखुड़ियां फैलने एवं बंद होने की आकृति बनती है। मित्रों याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें फूल की पंखुड़ियों का बंद होना और खिलना जैसी आकृति अगर बनती है, तो वो राजस्थान का कच्ची घोड़ी नृत्य है, जिसमें फूल की पंखुड़ियां बंद होती और खिलती हुई देखने को मिलती हैं। और बात करें अगर कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि एक बार पठानों ने मराठाओं को हराया था, मराठाओं की सेना को
हराया था। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। मित्रों फिर से देखिएगा कि जो पहला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखें 2 और 3, तीसरा जो कथन है वो सत्य है। ये राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और बात करें डीडवाना और परबतसर में भी ये नृत्य किया जाता है। ये किस प्रकार का नृत्य है, तो ये महिला प्रधान नहीं, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, जो कि एक वीर प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान युद्ध जैसी स्थितियां बनती है। यहाँ पर नकली तलवारों का नृत्य भी देखने को मिलता है। अगर बात करें कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस पर आधारित है, तो ये पैटर्न पद्धति पर आधारित है। शेखावाटी में पठानों ने एक बार मराठाओं की सेनाओं को हराया था, उसी के उपलक्ष्य में ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और इस कच्ची घोड़ी नृत्य में 2 पंक्तियां होती है। दो जो पंक्तियां होती है वो 4-4 व्यक्तियों की पंक्तियां होती है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य में एक फूल की जो पंखुड़ियां होती है बंद होती और फैलने और बंद होने का यहाँ पर आकृति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर मित्रों आपको अच्छा लगे और लगे कि आपका ये अगर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे सीरीज, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिएगा स्क्रीन पर आपका जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। मित्रों यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिलान सही मैच नहीं खा रहा है। देखिए पहला है राजब अली खान का क्या संबंध वीणा वादक से है, आमिर खान का संबंध क्या सितार वादक से है, या फिर अल्लाह जिलाबाई का संबंध क्या मांड गायिका से है, या फिर रविशंकर का क्या संबंध नड़ वादक से है। तो देखिएगा ये जो रजब अली खान है इनका संबंध वीणा वादक से है, यानी ये सही है। आमिर खान का संबंध इनका संबंध सितार वादक से है, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा जो ऑप्शन वो है अल्लाह जिलाबाई, ये मांड गायिका, ये भी यहाँ पर सही है। रविशंकर इनका जो संबंध है क्या नड़ वादक से है क्या, तो इनका संबंध नड़ वादक से नहीं है। इनका जो संबंध है वो है सितार वादक से हैं। मित्रों याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर जिनका संबंध सितार वादक से रहा था। और बात कर लेते हैं कि क्या होता है नड़ और नड़ वादक कौन थे। तो देखें नड़ जो है यह अवनद वाद्य यंत्र है। नड़ कैसा वाद्य यंत्र है, तो यह एक अवनद वाद्य यंत्र है। और बात करें कि नड़ ये चमड़े से बनने वाला वाद्य यंत्र है, यानी वह वाद्य यंत्र जो चमड़े से बनते हो वह अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नड़ भी यहाँ पर चमड़े से बनता है। नड़ की बात करें, नड़ की आकृति अगर पूछे कैसी होती है, तो देखिएगा यह एक चमड़े के थैले जैसा होता है, थैले जैसा होता है। और इस थैले में हवा भरी जाती है। इस थैले में यहाँ पर हवा भरी जाती है। राजस्थान में अगर नड़ वादक के अगर कोई प्रसिद्ध गायक हुए हैं, तो मित्रों याद रखें कि जैसलमेर के कर्णाजी भील जो कि नड़ वादक के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रविशंकर, यानी रविशंकर का संबंध नड़ वादक से नहीं होगा और इनका संबंध होगा सितार वादक से, क्योंकि नड़ वादक का जो संबंध है वो कर्णाजी भील से है, जिनका संबंध जैसलमेर से है। और ये कैसा होता है, ये चमड़े का थैले जैसा वाद्य यंत्र होता है और इसमें हवा भरी जाती है। देखिएगा जो दूसरे का जो राइट आंसर होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, गलत युग्म चुनिए। यहाँ पर आपको गलत युग्म चुनना है कि कौन सा युग्म गलत है। देखें पहला जो ऑप्शन है रानी जी की बावड़ी बूंदी, सही है। रानी जी की जो बावड़ी है वो बूंदी में है। हर्षनाथ की बावड़ी
ये क्या सीकर में है? ये भी ऑप्शन सही है। चांद बावड़ी दौसा, ये भी यहाँ पर सही है। और जो गलत जो आंसर है वो है मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। मित्रों याद रखिएगा कि मंदाकिनी जो बावड़ी है वो राजस्थान में, मंदाकिनी बावड़ी राजस्थान में 3 जगह की प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखें, मंदाकिनी बावड़ी राजस्थान में 3 स्थानों की प्रसिद्ध है। पहली याद रखिएगा, एक मंदाकिनी जो बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मित्रों याद रखिएगा, एक जो मंदाकिनी जो बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक जो और है वो है प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर महादेव का जो मंदिर है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर के पास यहाँ पर भी आपको एक मंदाकिनी बावड़ी देखने को मिलती है। एक और जो बावड़ी है वो है सिरोही में, और सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग के अंदर, अचलगढ़ दुर्ग जो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, यहीं पर भी मंदाकिनी बावड़ी देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है। ये जो मंदाकिनी बावड़ी है वो राजस्थान में 3 स्थानों की प्रसिद्ध है। एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और दूसरी जो है प्रतापगढ़ जिले में, और तीसरी जो है सिरोही में, और सिरोही के अंदर वो है अचलगढ़ दुर्ग में। फिर देखें रानी जी की जो बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो रानी जी की बावड़ी जो बूंदी की बावड़ी है इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। और वैसे राजस्थान की जो सबसे बड़ी बावड़ी है वो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध बावड़ी है। मित्रों याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध बावड़ी वो है चांद बावड़ी, और चांद बावड़ी कहां पर है? आभानेरी दौसा के अंदर है। अगर आपको पूछ ले बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो बावड़ियों का जो सिरमौर है वो रानी जी की बावड़ी बूंदी है, और हर्षनाथ की बावड़ी ये सीकर में है। इस प्रकार से जो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? देखिएगा, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखें, क्या ये कोटा में है, बारां में है, बूंदी में है, या फिर झालावाड़ में है? तो देखिएगा, चार चौमा का जो मंदिर है वो कोटा में है, कोटा में है। मित्रों याद रखिएगा, ये जो चार चौमा का जो मंदिर है, यह मंदिर राजस्थान कोटा में, यह मंदिर कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर है। मित्रों याद रखिएगा कि कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो वो चार चौमा का मंदिर है। ये कहां पर है? तो ये कोटा में है। और अगर बात करें कि ये जो चार चौमा का मंदिर है, चार चौमा का मंदिर ये गुप्त कालीन माना जाता है। ये किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का मंदिर है, गुप्त काल का मंदिर है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा कोटा। देखिएगा फिर से कि चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। कोटा में कोटा का सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो चार चौमा का मंदिर है। चार चौमा की अगर और कोई विशेषता है तो वो यह है कि ये गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न, पंजाब सा का उर्स का मेला उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब सा का उर्स कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि क्या ये उर्स का मेला पंजाब सा का क्या अलवर में मनाया जाता है, हनुमानगढ़ में मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है, या फिर गंगानगर में मनाया जाता है? देखिएगा मित्रों, कौन है पंजाब सा कौन थे पंजाब सा? तो देखिएगा,
ये जो पंजाब सा थे वो संत पंजाब सा, ठीक है, ये पंजाब सा जो थे इनके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके लिए 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और अगर पूछे ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कहां पर है, तो ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। इस 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल, राजस्थान में 16 खंभों का महल अगर किसे कहते हैं तो वो 2.5 दिन के झोपड़े को कहते हैं। किसके द्वारा निर्मित है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर चलने वाली जो संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। मित्रों याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, जिस जगह पहले क्या चला करती थी, तो यहाँ पर संस्कृत पाठशाला चलती थी। और इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाने वाले जो शासक हुए हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए हैं। और ये जो संस्कृत पाठशाला है वो बीसल देव के द्वारा बनवाई गई थी। बीसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ये निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है। इसे 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये झोपड़ा नहीं है, ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की पहली मस्जिद किसे कहा जाता है, तो 2.5 दिन के झोपड़े को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु वो पंजाब सा संत थे। मित्रों याद रखिएगा, पंजाब सा संत क्या थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। और इन्हीं के लिए यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जाता है इस प्रकार से। और इन पंजाब सा संत की याद में, पंजाब सा संत की याद में आज भी 2.5 दिन का उर्स का मेला यहाँ पर लगता है। तो यानी यूं कहें कि ये जो मेला है कहाँ पे लगता है, अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े में लगता है। कितने दिन का लगता है, 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है। फिर से देखिए, पंजाब सा का उर्स का कहाँ मनाया जाता है, उर्स कहाँ मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अजमेर। देखिएगा कि पंजाब संत जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने के गुरु थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके लिए यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। और बात करें कि इसे और क्या कहते हैं, तो देखिएगा कि 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल भी कहते हैं। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। अगर आपको पूछे कि राजस्थान की पहली मस्जिद का नाम क्या है, तो वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे वो पंजाब सा संत थे। इन्हीं की याद में, पंजाब सा संत की याद में 2.5 दिन का जो उर्स का मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा अजमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। मित्रों देखें यहाँ पर नहीं विशेषता, कौन सी विशेषता नहीं है, पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है क्या। प्रकृति, देखिएगा प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, ये तो विशेषता है। और लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षाकृत अभाव नहीं। विषय वस्तु की विविधता, ये भी विशेषता सही है। चौथा है श्रृंगार एवं भक्ति की सुंदर समन्वय, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसकी जो विशेषता नहीं है वो होगा कि लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षाकृत अभाव, यहाँ पर अभाव नहीं है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, यानी छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, चारण चर्चाएं, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? आखिर क्या होती है चारण चर्चाएं? क्या चारण लोक गीतों को कहा जाता है, या फिर चारण आख्यायिकाएं होती है, या फिर चारण उत्सव को चारण चर्चाएं कहा जाता है? और चौथा जो ऑप्शन है वो है करणी माता की स्तुतियां। देखिएगा मित्रों, ये जो चारण जो चर्चाएं होता है वो करणी माता की जो स्तुतियां होती है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें चारण चर्चाएं कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करणी माता की स्तुतियां। बढ़ते हैं आगे, अगला जो प्रश्न देखिएगा, अगला 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? फिर से देखें कि इन नृत्यों में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो देखिएगा सहरिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? क्या बिछुआ नृत्य नहीं किया जाता? ये बिछुआ नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। झेला नृत्य ये भी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। शिकारी नृत्य ये भी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो द्विचकी नृत्य हैं वो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। देखिएगा द्विचकी नृत्य, ये जो नृत्य हैं वो भील जनजाति का नृत्य हैं। मित्रों याद रखिएगा कि जो द्विचकी नृत्य हैं वो किस जनजाति से संबंध रखता है? तो वो भील जनजाति का नृत्य है। ये जो द्विचकी नृत्य हैं इसमें दो गोल घेरे होते हैं। इसमें कितने गोल घेरे होते हैं? तो इसमें 2 गोल घेरे होते हैं। इस नृत्य के दौरान अंदर के घेरे में महिलाएं एवं बाहर के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि इस घेरे में, इस नृत्य के अंदर 2 घेरे होते हैं, अंदर का घेरा और बाहर का घेरा। अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती है और बाहर के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो द्विचकी नृत्य हैं वो युगल प्रधान नृत्य हैं। देखिएगा कि ये किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक युगल प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही नृत्य करती है और यह जो नृत्य है वो भीलों में विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखिएगा बिछुआ जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का नृत्य है। झेला जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का नृत्य है। और शिकारी जो नृत्य है वो भी सहरिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा द्विचकी नृत्य, और ये जो द्विचकी नृत्य है वो भील जनजाति का नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पहचानिएगा कि हस्त एक तरफ है हस्तकलाएं और दूसरी तरफ है स्थान। मामाजी के घोड़े बसंतगढ़ गलत है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ सही। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ ये भी यहाँ पर सही है। अजरक जो प्रिंट है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देखिएगा मामाजी के घोड़े बसंतगढ़ के नहीं है। मामाजी के जो घोड़े हैं, मामाजी के घोड़े, तो मित्रों घोड़ों को लेकर अगर प्रश्न पूछें तो याद रखिएगा मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि मामाजी के घोड़े कहां पर बनते हैं? तो मामाजी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? तो ये हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। और अगर बात करें कि रामदेव जी के
कपड़े के घोड़े, कपड़े के घोड़े ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो देखिएगा ये पोखरण के प्रसिद्ध है, पोखरण के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? पोखरण के। तो देखिएगा मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है, जबकि रामदेव जी के जो घोड़े हैं, रामदेव जी के घोड़े वो पोखरण के प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, यानी मामाजी के घोड़े का संबंध बसंतगढ़ से नहीं है। इसका जो संबंध है वो मामाजी के घोड़े का संबंध कहां से है? तो वो हरजी गांव जालोर से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में देखिएगा कि 10वां प्रश्न क्या कहता है? वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु, विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। फिर से देखिएगा यहाँ पर संस्कार पूछा गया है। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं, उसी में से यहाँ पर एक संस्कार पूछा गया है कि वह संस्कार जिसमें बालक को विद्या आरंभ हेतु यानी पढ़ाने के लिए, विद्या आरंभ करने के लिए गुरु के पास जब ले जाया जाता है उस समय उस संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा क्या उसे चूंडाकरण कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या उसे सीमंतोनियन कहते हैं? नहीं। क्या उसे यज्ञोपवीत कहते हैं? सही है। और क्या उसे पाणी ग्रहण कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यज्ञोपवीत, यानी जब विद्या आरंभ होती है बच्चे की उस समय उसे जब गुरु के पास ले जाया जाता था, उस संस्कार को किस नाम से जाना जाता था? तो वो यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये सही लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।